स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। मैं आशीष। देखिए, अभी हम लोग कुमाऊँ का चंद राजवंश पढ़ रहे हैं और हमने देखा है कि पिछले 4-5 क्लासेस हम लोग पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में भी आ रही होगी। आप मेहनत से पढ़ भी रहे होंगे। मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से आगे बढ़ते रहिए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग अगला राजा देख रहे हैं जिसका नाम क्या है, उद्योगचंद है। उद्योगचंद की अगर शासनकाल की बात करूं तो ये 1678 से 1698 यानी कि लगभग 20 साल के आसपास ये आपको शासन सत्ता पे बैठता हुआ नजर आएगा। देखिए शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट राजा, कई बार पेपर में सवाल बनता भी है उद्योगचंद से। देखते हैं, चलिए देखिए इसके समय का ना एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक बरम तामपत्र प्राप्त होता है। कौन सा? बरम तामपत्र। और ये कहाँ से मिलता है प्यारो? ये बच्चों मिलता है पिथौरागढ़ से। ठीक है, पिथौरागढ़ से मिलता है, जिसमें ये पता चलता है कि इसे एक रोग था, धाई माता का रोग। धाई माता रोग। देखिए पहली बात कि यहीं से पेपर में सवाल बनता है कि धाई माता रोग किस चंद शासक को था, तो आप क्या बताओगे? उद्योगचंद को था धाई माता रोग। दूसरी बात, ये धाई माता रोग के सही होने की बात इसमें कही गई है और इसका एक राजवैद्य है, जिसे वैद्य, जो वैद्य रहा होगा बाद में से राजवैद्य या राजा का वैद्य नियुक्त करा गया होगा, जिसका नाम है वरदेव जोशी। इसने उद्योगचंद का क्या किया था? धाई माता रोग जो था वो इसे सही किया था। ठीक है, वरदेव जोशी ने। इसीलिए वरदेव जोशी को जमीन दान में दी गई थी, भूमि दान करा गया था राजा के द्वारा, वो भी स्थायी भूमि दान। स्थायी भूमिदान, भूमिदान स्थायी। अब आप कहोगे जी स्थायी भूमिदान का क्या मतलब है? देखिए साइड में लिख लेना, मैं कई बार बता भी चुका हूँ, लिख लेना साइड में कि भूमिदान करने का एक तो अधिकार किसके पास था बच्चों? ये राजा के पास हुआ करता था। ठीक है, भूमिदान कौन कर सकता है? जो भूमि का स्वामी होगा, और वो कौन होता था? राजा। और भूमिदान दो तरीके का होता है, एक स्थायी भूमिदान और एक अस्थायी भूमिदान। स्थायी भूमिदान जो कहा जाता था, आपने देखा होगा कि अगर आप घर में पूजा पाठ वगैरह करते होंगे तो पंडित जी शुरुआत में एक संकल्प दिलवाते हैं, है नहीं? हाथ में हाथ दिलेंगे, हाथ में सिक्का रखवाएंगे, पुष्प रखवाएंगे, दीप धूप, है ना, सब चीज़ें, चावल वगैरह, और तब आपको पानी रखा जाएगा और आपसे कुछ मंत्र पढ़े जाएंगे और आपसे संकल्प दिलवाया जाता है। तो स्थायी भूमिदान जब होता था तो राजा को संकल्प लेना पड़ता था। ठीक है, संकल्प के माध्यम से जाता था। और दूसरी बात, केवल स्थायी भूमिदान किसे किसे मिलता था? या तो मंदिर को मिलेगा, या ब्राह्मण को मिलेगा, या कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा विद्वान टाइप का आदमी होगा अपने क्षेत्र का, उसे मिलेगा। अस्थायी भूमिदान होता था वो नॉर्मली जो रोत होता था वो, और जागीर के रूप में। रोत क्या होता है? जो सैनिकों को बहादुरी पुरस्कार मिलता था, सैनिक बहादुरी पुरस्कार, यानी कि अशोक चक्र, वीर चक्र जो वर्तमान के हैं। तो इस तरीके से भूमिदान हुआ करता था। तो यहाँ पर भी वरदेव जोशी को क्या करा गया? स्थायी भूमिदान, यानी विद्यमान की कैटेगरी में इन्हें रखा गया होगा और इन्हें स्थायी भूमिदान की बात होती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो उद्योगचंद ने क्या किया था कि अपने समय में इसने काफ़ी सारे युद्ध लड़े, काफ़ी सारे आक्रमण किए, और इसने क्या किया था कि एक तो पवारों को भी आतंकित कर रखा था, यानी कि गढ़वालियों को। पवारों, गढ़वाली जो राजा थे उन्हें को आतंकित कर रखा था इसने, वो इससे खूब खाते थे। और इसके साथ साथ इसने नेपाल के ऊपर भी आक्रमण किया था। ठीक है, नेपाल यानी कि गोरखा डोटी, नेपाल पर आक्रमण वो भी किया था किसने? उद्योगचंद ने। तो जो नेपाल थे वो भी, नेपाली लोग भी इससे बड़े परेशान थे कि यार दोनों पर ही आक्रमण कर रहा है। और देखिए यहीं से आपको ध्यान रखना है कि जब इसने नेपाल पर आक्रमण किया था तो नेपाल की एक ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी अजमेरगढ़। ग्रीष्मकालीन राजधानी जो कौन सी थी? अजमेरगढ़। ठीक है, उस पर इसने क्या कर रखा था? अपना अधिकार कर रखा था। मैं इंक डाल देता हूँ ज़रा, बाकी अगर आप पिक्चर देखोगे तो क्वालिटी बढ़ा लेना भाई। ठीक है, तो इसने क्या कर रखा था वहाँ पे? अजमेरगढ़ पे अपना अधिकार कर रखा था। आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि अजमेरगढ़ पे इसने अपना अधिकार कर रखा था। देखिए अब क्या होता है कि देखो आपने कई बार सुना होगा या देखा भी होगा कि जैसे अगर मैं कहूँ कि दोस्त जो होते हैं वो खासकर, या मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? हमारा दोस्त होता है। ठीक है, चलिए इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए इसने नेपाल पर आक्रमण किया था, और देखिए बात को समझना,
इससे पहले आपने 1451-52 में जब हम भारती चंद पढ़ रहे थे तो भारती चंद ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी कुमाऊं के अंदर, यानी कि नेपालियों के साथ लड़ाई करी थी, नेपालियों से संघर्ष करा था। तो आप बता सकते हैं कि भारती चंद के बाद नेपालियों पर आक्रमण करने वाला शासक है। भारती चंद के बाद नेपालियों पर आक्रमण करने वाला शासक है। करने वाला शासक यानी कि पहले कौन थे? भारती चंद, और दूसरे कौन हैं आपके? उद्योग चंद। इन्होंने क्या किया था? नेपालियों पर आक्रमण किया था। बात ठीक है, आगे बढ़ जाएं। देखिए अब क्या होता है कि इसी बीच में जो पवार हैं, पवार राजा हैं और जो नेपाली राजा हैं, ये आपस में क्या करते हैं? एक संधि करते हैं, ठीक है, कि भाई किसी न किसी तरीके से उद्योग चंद को रोको, क्योंकि ये हमें भी परेशान कर रहा है, आपको भी परेशान कर रहा है और हम लोग इससे जीत नहीं पा रहे हैं। तो दोनों आपस में एक संधि करते हैं। तो ये संधि जो मानी जाती है वो लगभग 1680 के आसपास मानी जाती है, यानी कि पवारों के बीच संधि होती है और डोटियों के बीच, नेपालियों के बीच। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखिए कहावत है, बड़ी सुंदर कहावत है कि मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूज़न, नो नॉलेज नो कन्फ्यूज़न। यानी कि आप जितना ज़्यादा जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको उतनी ही उलझनें महसूस होती जाती हैं। मैंने भी पढ़ा तो कहीं पे यहाँ कहते हैं कि उस समय जब ये संधि हुई नेपालियों की, तो नेपाली शासक तो नेपाल था, ये बात में कोई डाउट है नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पे महिपत शाह था और यहाँ पे मानते हैं कि आपका मेदनी शाह राजा था, या कुछ मानते हैं यहाँ पे फतेह शाह राजा था। अब कौन सा था पता नहीं है, लेकिन मैं दिमाग में रखना, या तो मेदनी शाह आएगा या फतेह शाह आएगा, मेदनी शाह या फतेह शाह। और देखिए दूसरी बात ये है, ऑप्शन में अगर कभी आता भी है कि संधि किसने की है चंदों के खिलाफ, दोनों ने मिलकर के, पवारों और डोटियों ने, तो आप फतेह शाह के साथ जाएंगे। मेरा व्यक्तिगत मत इस पर ये है, ठीक है, फतेह शाह के साथ जाएंगे। इन दोनों ने मिलकर के आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर ये कुमाऊं है, इस तरफ नेपाल आ गए, इस तरफ पवार आ गए, तो दोनों ने मिलकर के आपस में संधि करी और एक साथ अटैक कर दिया किसके ऊपर? कुमाऊं के ऊपर। बात समझ में आई कि नेपालियों ने और पवारों ने एक साथ अटैक किया किस पर? कुमाऊं में, ठीक है। तो इन्होंने जो अटैक किया था वो अल्मोड़ा वाले क्षेत्र में करा, क्योंकि इसी से के साथ सीमा साझा करेंगे, और दूनागिरी और द्वारहाट वाला इलाका जो है, दूनागिरी व द्वारहाट, दूनागिरी द्वारहाट का आक्रमण किया, और देवपाल ने जो चंपावत वाला इलाका है, चंपावत पर आक्रमण किया। अब आप सोचो कि एक राजा है जो उद्योग चंद, जिसकी सेना है और सेना के दो हिस्सों पर आक्रमण होता है, बड़ा आक्रमण होता है। एक तरफ से पवार आक्रमण करते हैं, एक तरफ से डोटी आक्रमण करते हैं, तो उसकी सेना का कितना बुरा हाल रहा होगा। देखिए क्या होता है यहाँ पे कि शुरुआती दौर में जब ये आक्रमण होता है तो इसे समझ में नहीं आता उद्योग चंद को क्या करना है, इससे लड़ूँ या इससे लड़ूँ। तो ये क्या करता है कि दोनों से लड़ना शुरू करता है, और ये हारना महसूस करता है, कि मतलब हारता हुआ महसूस करने लगता है। ये चिंतन करता, बैठता है, समझता और देखता है कि ऐसे तो मैं कभी भी जीत ना पाऊँगा इनसे। तो ये क्या करता है कि ये अपनी सेना को एक ही तरफ लगाता है। पहले इसके साथ लड़ा, इन्हें हराया, यहाँ शांत करा, फिर अपनी पूरी सेना ले जा करके यहाँ लड़ा और यहाँ शांत करा, दोनों लोगों को अपनी सीमा से खदेड़ दिया इसने, ठीक है। तो देखो आपको इंपॉर्टेंट बात जो दिमाग में रखनी वो क्या है कि आप यहाँ से क्या सीख सकते हैं, आप और हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं कि एक समय में अगर एक ही काम पर फोकस रहेगा तो शायद हमें सफलता मिलने के चांस क्या हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अभी बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, यहाँ भी वहाँ भी भटका देते हैं अपने आप को। देखिए भटकाना नहीं है, एक समय में एक तरफ रहिए, ईमानदारी से काम करिए, आप देखोगे कि सफलता मिल जाएगी हम लोगों को जरूर, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या किया, दोनों यानी पवारों को और डोटियों को अपनी सीमा से खदेड़ा, अपनी सीमा से खदेड़ा। और सीमा से खदेड़ने के बाद एक इम्पोर्टेंट काम किया कि स्थायी सैन्य छावनियाँ स्थापित करी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये पेपर में सवाल पूछा जा सकता है कि स्थायी सैन्य छावनियाँ किस चंद शासक ने बनाई थी। ये इन्होंने बनाई थी, कुल मिलाकर के 5 बनाई थी। कहाँ कहाँ बनाई थी वो भी डाल देते हैं। सबसे पहले वो 2 जगह जहाँ आक्रमण हुआ था, दूनागिरी द्वारहाट, तो एक बनाई गई दूनागिरी में, एक बनाई गई द्वारहाट में, ठीक है। दूसरी बात, जहाँ चंपावत से हमारे आक्रमण हुआ था तो एक वहीं पे बनाई गई,
चंपावत में। अब बची दो कहाँ बनाई गई, एक बनाई गई सोर घाटी में और एक ब्रह्मदेव मंडी टनकपुर। एक सोर घाटी और एक ब्रह्मदेव मंडी टनकपुर, तो टनकपुर में ही है। तो इस तरीके से 5 छावनियाँ बनाई गई, आप जरूर ध्यान रखेंगे। और ये ध्यान रखना कि उद्योगचंद ने ही जो स्थायी सैन्य छावनियाँ थी उनकी शुरुआत करवाई, दूनागिरी, द्वारहाट, चंपावत, सोर और आपका ब्रह्मदेव मंडी टनकपुर। ठीक है, यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए अब क्या होता है कि सब चीज़ें एकदम सेटल हो गई हैं, ये सब कुछ अपना शासन ठीक चल रहा है। उद्योगचंद को लगता है कि भैया सब कुछ ठीक है, तो क्यों ना चलिए एक बार भगवान की कृपा से ऐसा हुआ है और एक बार क्यों ना प्रयागराज जाया जाए और प्रयागराज में जाकर के स्नान किया जाए। तो ये कहाँ चला जाता है, प्रयागराज चला जाता है। और प्रयागराज में रघुनाथ घाट वहाँ होगा कोई, क्योंकि मैं कभी प्रयागराज कभी गया नहीं हूँ, जाऊँगा ज़रूर कभी मौका लगेगा तो जीवन में। देखिए प्रयागराज जाते हैं, प्रयागराज जाकर के वहाँ रघुनाथ घाट पे क्या करते हैं, स्नान करते हैं। और जब वापस लौटते हैं वहाँ से, इसी बीच में क्या होता है कि जो देवपाल है, यानी कि ध्यान रखिए कि उद्योगचंद कहाँ चला गया, उद्योगचंद चला गया प्रयागराज। और आपसे कभी पूछा जाए कि कहाँ स्नान किया, तो प्रयागराज के रघुनाथ घाट पे इन्होंने स्नान किया, रघुनाथ घाट पर स्नान। इंक में यार मज़ा नहीं आ रहा, इसमें दूसरा मार्कर का इस्तेमाल करूँ मैं। इसके जाकर के वहाँ क्या किया इसने, रघुनाथ घाट पे क्या किया अपना, एक तरीके से आप बताओगे, रघुनाथ घाट पे जाकर के इन्होंने स्नान किया। इसी बीच में क्या हो जाता है कि जो देवपाल है, देवपाल कौन है, जो कुमाऊँ आपका डोटी नरेश है देवपाल। इसी बीच में देवपाल क्या करता है कि इस मौके का फ़ायदा उठाता है और मौके के फ़ायदे उठाने के साथ ही आक्रमण कर देता है किसके ऊपर, कुमाऊँ के ऊपर। ठीक है, चलिए आक्रमण करवाते हैं। तो इधर दूसरी तरफ ये तो वहाँ चले गए, जो देवपाल है, देवपाल मौके का फ़ायदा उठाता है और क्या करता है, कुमाऊँ पर आक्रमण कर देता है। और कुमाऊँ वाला जो इलाका है, एक तो अजमेरगढ़ भी वो तो जीत ही लिया, साथ साथ काली कुमाऊँ पर अपना अधिकार कर लेता है, काली कुमाऊँ पर अधिकार। ठीक है, काली कुमाऊँ पर क्या कर लेता है, ये अपना अधिकार कर लेता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, काली कुमाऊँ पर अधिकार कर लेता। अब उद्योगचंद जैसे ही वापस लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसने अधिकार कर लिया देवपाल ने। और देखिए एक बात का आप ध्यान रखिए, अगर मान लें कि आपने कोई काम एक बार कर रखा है तो आप दूसरी बार उस काम को करने में हिचकिचाते बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अनुभव होता है कि आपने वो काम कर रखा है। तो उद्योगचंद क्या करते हैं कि भैया हम तो करेंगे आक्रमण। तो उद्योगचंद दोबारा से आक्रमण करते हैं किस पे, देवपाल पे। आप ऐसे ही बता देना कि उद्योगचंद ने देवपाल पर आक्रमण किया और देवपाल को भगाया। पहले काली कुमाऊँ से भगाया, काली कुमाऊँ से फिर अजमेरगढ़ जो जगह थी अजमेरगढ़ से भगाया, और अजमेरगढ़ के बाद इसी को ही कहाँ छोड़ा, जुराइल दीपाइल। इसे कहाँ तक पहुँचा दिया गया, देवपाल को सीधा जुराइल दीपाइल तक पहुँचा दिया गया। यहाँ आपको ध्यान रखना कि जुराइल दीपाइल जो है वो सेठी नदी के तट पे है, सेठी नदी तट पे। दूसरी बात, ये इनकी क्या है, शीतकालीन राजधानी, डोटियों की शीतकालीन राजधानी ये कौन सी है, ये आपकी जुराइल दीपाइल है। और ये तो आप जानती हैं ये क्या है, इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो देवपाल को कहाँ तक पहुँचा दिया गया, जुराइल दीपाइल तक पहुँचा दिया गया। और जब देखिए होता क्या है कि राजा लोग क्या करते हैं कि अगर कोई जीत करी तो वो कुछ ना कुछ या तो निर्माण करवा देते हैं या कुछ ना कुछ उसकी सौगात में रखते हैं, उसकी यादगार चीज़ रखते हैं। तो उद्योगचंद ने भी क्या करा कि अल्मोड़ा वापस लौट करके 2 महल बनवाए, एक तल्ला महल और एक रंग महल। ध्यान रखेंगे कि उद्योगचंद ने इस जीत की खुशी में 2 महल बनवाए, एक तल्ला महल और एक रंग महल। ठीक है, 2 चीज़ें इसने उद्योगचंद ने बनवाई। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी बीच में क्या होता है कि देवपाल फिर से आक्रमण करना शुरू कर देता है, वो फिर से नहीं मानता। तो इस बार उद्योगचंद को और ज़्यादा गुस्सा आता है और उद्योगचंद क्या करता है, देवपाल पर पुनः आक्रमण करता है। और पुनः आक्रमण के साथ ही इस बार इसे काली कुमाऊँ, अजमेरगढ़, जुराइल दीपाइल, यानी कि जुराइल दीपाइल से भी आगे
जुराइल दीपाइल जो इनकी शीतकालीन राजधानी थी, उससे भी आगे एक जगह पड़ती थी खैरागढ़। खैरागढ़ के किले तक दौड़ाता है। ठीक है, इसे कहाँ तक दौड़ाता है? किसको? देवपाल को। कौन? उद्योगचंद पुनः आक्रमण करता है और उद्योगचंद देवपाल को जुराइल दीपाइल से भी आगे एक खैरागढ़ के किले तक दौड़ाता है और वहाँ जा कर के दीपचंद जो आपका देवपाल है, देवपाल हार मान लेता है। और यहाँ पर एक संधि होती है उद्योगचंद और देवपाल के बीच में, जिसे क्या बोलते हैं? खैरागढ़ की संधि बोलते हैं। ठीक है, एक संधि होती है यहाँ पर जिसे क्या बोला गया है? खैरागढ़ की संधि। याद रखना इम्पोर्टेंट है। कब होती है? 1688 के आसपास कहा जाता है कि खैरागढ़ की संधि हुई। दूसरी बात किस किस के बीच हुई, तो आप बताओगे कि ये संधि देवपाल जो डोटियों का राजा है वो और चंद नरेश जो उद्योगचंद है उसके बीच होती है। इस संधि में ये तय होता है कि देवपाल जो है वो उद्योगचंद को क्या देगा? वो टैक्स देगा। ठीक है, देवपाल क्या देगा? उद्योगचंद को टैक्स देगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देवपाल उद्योगचंद को टैक्स देगा और ये टैक्स देना शुरू भी कर देता है। यहाँ से लौटने के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, चलिए आगे बताता हूँ। यहाँ से लौटने के बाद, इस संधि के बाद, खैरागढ़ की संधि के बाद जो आपका उद्योगचंद है ये वापस अल्मोड़ा आता है और अल्मोड़ा में एक बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बनाया जाता है अल्मोड़ा में। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर? अल्मोड़ा के अंदर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बनता है। कहाँ? अल्मोड़ा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि देवपाल, देखिए गोरखों के अंदर एक बहुत ही सुंदर बात यह है कि वो जिस काम में लग जाते हैं उसका पीछा छोड़ते नहीं हैं, यानी कि लगातार करते रहेंगे। तो देवपाल भी धीरे धीरे टैक्स भी देता रहा और साथ साथ अपनी सेना को भी बढ़ाता रहा, उस पर काम करता रहा, उसके अंदर हिम्मत भरता रहा, नए नए सैनिक लाता रहा। इसी बीच में लगभग 8 साल के बाद यानी कि 1696 में देवपाल ने क्या किया? कर बंद कर दिया। देवपाल ने क्या किया कि जो टैक्स था वो टैक्स देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। यानी कि अब डोटियों से चंदों को कोई भी टैक्स नहीं आ रहा। तो इसके बदले में आपके पास जो उद्योगचंद था उसके सामने रास्ते क्या क्या थे? एक कि अगर टैक्स नहीं दे रहा तो ये मान लेता चलो ठीक है, नहीं दे रहा कोई बात नहीं। दूसरा, उस टैक्स को लेने के बदले फिर से उस पर आक्रमण करता और उसे फिर से हराता। तो इसने वही रास्ता चुना कि हम इसके साथ फिर से युद्ध लड़ेंगे और फिर से डोटियों को हराएंगे। तो ये युद्ध होता है। इनकी जो शीतकालीन राजधानी थी जुराइल दीपाइल, तो जुराइल दीपाइल कोर्ट में फिर से युद्ध होता है। किस किस के बीच? उद्योगचंद वर्सेस आपका जो राजा है, कहाँ का? डोटियों का राजा, जिसका नाम क्या है? देवपाल। ठीक है, और इस बार क्या होता है कि जीत किसकी होती है? देवपाल की होती है। इस बार उद्योगचंद हार जाता है। ठीक है, उद्योगचंद हारता है। ठीक है, देखिए कभी ना कभी अगर हम लगातार किसी काम में रहेंगे तो ये बात कन्फर्म है कि हमें सफलता कभी ना कभी मिल ही जाएगी। तो इन्होंने तल्लीनता से इस चीज़ को चाहा देवपाल ने, और अंततः देवपाल को सफलता यहाँ पर मिलती है। यहीं आप बताओगे, नोट करके बता देना कि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि उद्योगचंद ने कुल कितनी बार नेपाल पर आक्रमण किया। तो उद्योगचंद ने कुल 3 बार नेपाल पर आक्रमण किया। ठीक है, नेपाल पर आक्रमण कितनी बार? 3 बार, और 3 बार में से 2 बार तो ये जीता है और 1 बार ये हारा है। ये ध्यान रखना, लास्ट बार ये क्या होता है? हार जाता है। अच्छा, इसमें मुझे आपको एक चीज़ बतानी थी, शायद वो रह गई है, चलिए मैं यही बता देता हूँ। इस वाले युद्ध में एक इसका सेनापति था जिसका नाम था शिरोमणि जोशी, उसकी मृत्यु होती है। शिरोमणि जोशी, उसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। इससे पहले जब इसने आक्रमण किया था तो उस समय इसका एक और सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था आपका हेउआ देवा। ठीक है, यानी कि हेरू या हीरू देउआ, इस तरीके से इसका सेनापति था। लिख लेना, जब इसने शुरुआत में आक्रमण किया था तो हीरू देउआ करके, हीरू देउआ ये इसका एक सेनापति था। इसकी भी मृत्यु हुई थी। आप देख सकते हैं 2 सेनापति मरे हैं इसके, एक तो शिरोमणि जोशी और एक हिरुआ देउआ।
और हिरुवा दिवो को इसने बाद में 8 गांव रोध के रूप में दिए थे। ठीक है, 8 गांव रोध के रूप में, इसके जो परिवार था उसे 8 गांव मिले थे रोध के रूप में, बहादुरी पुरस्कार के रूप में। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि इसके 2 सेनापति की क्या होती है, इसके बीच मृत्यु होती है। और शिरोमणि जोशी का एक और नाम है, इसे सोर का नेगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर का नेगी। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक, आगे अगर देखोगे इस पर, तो इसके बाद ये क्या करता है कि इस युद्ध को हारने के बाद उद्योगचंद अपना सब कुछ जीवन जो है वो धर्म कर्म के कामों में लगा देता है, और यहाँ फिर अपने जीवन को एक शांतिपूर्वक भगवान की पूजा पाठ में करता हुआ अपने जीवन को समाप्त करता है। ठीक है, बस ये कहानी उद्योगचंद की है। इसके बाद इसका बेटा है ज्ञानचंद द्वितीय, वो गद्दी पर बैठेगा। इसके साथ देखिए उद्योगचंद के बारे में एक जानकारी और जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है, आपने मराठा साम्राज्य इतिहास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ाऊँगा ही एक बार। देखिए उसमें क्या हुआ था कि जो शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के 2 बेटे हैं। एक बेटे हैं आपके साहूजी महाराज, एक तो साहूजी महाराज भी हैं जो उनके पोते भी हैं। इसके अलावा आप इनके बेटे हैं, आप उनका नाम हम अगर डालना चाहें, संभाजी। एक तो संभाजी और एक है राजा राम। इनका बेटा है साहूजी महाराज, इनकी पत्नी है ताराबाई, इनका बेटा है शिवाजी द्वितीय। तो ये ध्यान रखना कि जब इन्होंने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा अपनी चाची ताराबाई के खिलाफ, तो साहूजी उस समय सब लोगों से चंदा और या सब लोगों से सहायता के लिए उस समय घूम रहे थे। तो उस समय कहते हैं कि साहूजी महाराज अपने राजकवि मतीराम के साथ कहाँ आए थे? चंदों के यहाँ पे आए थे। ठीक है, ये बात आपको बतानी है कि साहूजी महाराज इनका एक राजकवि था मतीराम, के साथ उद्योगचंद के यहाँ आए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, और उद्योगचंद ने इन्हें यहाँ कुछ इनाम दे करके, कुछ उपहार दे करके वापस विदा कर दिया था। ठीक है, लगभग कहते हैं कि उस समय 10,000 रुपये, हाथी, कुछ घोड़े, कुछ इस तरीके से दिया गया था। इन्हें क्या कर दिया गया था? बाहर यहाँ से भेज दिया गया था। देखिए मतीराम की 2 रचनाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक का नाम है फूल मंजरी और एक का नाम है व्रत कौमुदी। एक का नाम है फूल मंजरी, एक का नाम है व्रत कौमुदी। फूल मंजरी इसने लिखी थी कि जब ये कहाँ पे जहांगीर के राजाश्रय में रहा करता था तो वहाँ इसने फूल मंजरी लिखी थी। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो कुल मिलाकर के उद्योगचंद में इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। इसके अलावा मेहनत करिए, ईमानदारी से पढ़िए। बाकी मिलेंगे फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में। और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। जय हिंद।